ओम शांति। ओम शांति दीदी। सॉरी वी आर ऑलरेडी लेट। हाँ जी। एक्चुअली कंप्यूटर पे फ्लैप लगा के मेरा बेटा बाहर चले गया, मुझे पता ही नहीं कि उसको ओपन कैसे करते हैं कैमरा को। ओके। तो कब से उससे फाइट कर रही थी। फिर बिकेम लेट एक्चुअली। सो हाउ वाज द डे? 2 days. Nice. भावना बेन, हाउ इज योर हेल्थ नाउ? लिटिल बिट बेटर? बेटर दीदी। हाँ जी। Today also Rama Ben is not available because she's the supervisor in CA Institute for the exams are going on, IPCC. Didi, yesterday your talk was very nice. Very inspiring. Thank you very I am much. You also available. attended. Today I am available. Oh, welcome. Today no observation duty. No exam today actually. Okay. Very good. हमारे ये ग्रुप में से कोई भी एक जन एब्सेंट रहता है तो ऐसा खाली खाली लगता है ना? या गीता? Okay, so shall we start, Rama Ben, Bhavna Ben? Yeah. Didi, yes. जी मैं 1 मिनट के लिए कुछ बोल सकती हूँ? Yes, मनीषा बेन। हाँ जी, अभी आपका जो सेशन हुआ उसके बारे में ही मैं उनको बताना चाहती थी जो अटेंड नहीं कर पाए थे। तो उन्हें बताना चाहती थी कि दीदी का वो जो सेशन हुआ वंडर वुमन का, वो बहुत ही अच्छा रहा। और मैंने दीदी को भी मैसेज भेजा था कि मतलब बाबा की पालना जिन्हें मिलती है वो आत्माएं, और जिन्हें बाबा की डायरेक्ट पालना नहीं मिली है या फिर अभी तक नहीं मिली है वो आत्माएं, उनमें से जो फर्क है वो इमीडिएटली समझ में आ रहा था। मतलब दीदी तो बिल्कुल है ही बाबा के साथ 24/7, बाबा और दीदी अलग होते ही नहीं है। फिर भी ये समझ में आ रहा था कि वो जो बोलने की एक ये होती है, मतलब एक बिहेवियर जो हमारे बोलने से या फिर इसमें से दिखता है ना, वो भी बहुत काम एंड कूल, टू द पॉइंट, डाउन टू अर्थ, येट कॉन्फिडेंट। मतलब पूरी तरह से बाबा दीदी ने बाबा को प्रत्यक्ष किया, ये समझ में आ रहा था। तो अगर उसका रिकॉर्डिंग मिले तो आप जरूर सुनना। अगर दीदी शायद किसी ने रिकॉर्डिंग किया होगा क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्ड किया मैंने फॉरवर्ड जी आया है। ओके। फॉलो फादर में आया है, जरूर देखना। हाँ, फॉलो फादर में मैंने नहीं देखा। नहीं, फॉलो फादर में नहीं पोस्ट किया है मैंने। अच्छा, पर्सनल किया है। ओके, पर्सनल पे डाला है। अच्छा, तो वो मुझे वो मेरे इसमें बहुत मुझे टच हुआ कि जो डिफरेंस था कि बाबा की पालना लेने वाली जो आत्माएं हैं, तो वो मुझे बहुत ज्यादा मतलब महसूस हुआ। और ये मैं सबको बताना चाह रही हूँ कि काफी जो ये है भाई जो है अब हमारे ग्रुप से, वो अटेंड नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए मैंने सोच रखा था कि हाँ उस दिन मैंने पक्का ही बताना है। और अगर रिकॉर्डिंग मिले तो आप जरूर देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत यूजफुल रहा आपका सेशन। थैंक यू वेरी मच मनीषा बेन, थैंक यू। ऐसे बाबा हम सभी को ये तो बाबा ने अपने सेक्रेटरी को हमारा डायरेक्ट एक्सेस करा दिया है। थैंक यू वेरी मच। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कोई मुझे बाबा के सेक्रेटरी बोलता है तो। कोई नहीं बोलता है, खाली देवांग भाई बोलते हैं। क्योंकि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं उस बाबा को जो सेवा की बाबा चाहता है कि विश्व कल्याण की सेवा करनी है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरी एक नाखून या एक उंगली का सहयोग दे पा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप सभी को खबर मिली होगी अमीरचंद भाई के बारे में भी। उन्होंने शरीर छोड़ा, वो भी काफी योगी आत्मा थी। उनको तो ऐसी पालना मिली थी जहाँ बाबा ने उनको बोलते हैं कि ऊपर बुला के 7 days का कोर्स कराया था, ऐसे संदेश ही बना के उनको 7 days का कोर्स कराया था। वो ऐसी आत्मा थी। जिस तरीके से बाबा मेरे लिए नीचे आके मुझे कान पकड़ के पूरा सिखाया, वैसे उनको ऊपर बुला के पूरा सिखाया, इस तरीके का है। ठीक है, अभी सेशन चालू करें। किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर, कुछ पूछना है?
पहले तो वो क्लियर देखिए, करते हैं। समझदार आत्मा वो है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों एक साथ कर्म करे, कर्म करे। एक मिनट में पढ़ सकते, या सेवा करे या कर्म करे, ऐसा कुछ है। एक मिनट। ये शायद आज मुरली का पॉइंट है। सेवा का पॉइंट है शायद, सेवा कहा है बाबा ने, कुछ ही दिन पहले आया था। कल का था शायद, ये कल ही का पॉइंट था ये। आज का तन मन धन। आज का है। हाँ, मेरे लिए तो जैसे वो सवेरे 1 बजे उठती हूँ ना, तो सवेरे 8 बजे तक तो मेरे लिए आफ्टरनून हो जाती है। ये टाइम तक मनसा तो ऑफिस वाचा है। सेवा कर्म तीनों साथ साथ करे। हाँ हाँ, तीनों की सेवा साथ साथ हो तो ये क्या बोलते हैं उसको, सक्सेसफुल होती है। समझदार आत्मा से। ये समझदारी वही है कि मनसा से भी करनी है हमको सेम वक्त में, मतलब कुछ भी कार्य करते हैं हमें थॉट से भी उसको प्योरिटी से करना है, वाचा से भी प्योरिटी से करना है, और कर्मना से भी प्योरिटी से करना है। कहने का भाव वो है बाबा का कि कोई भी विकारी संस्कार या विकारी थॉट हमारे मन में ना आए, सिर्फ सेवा का भाव रहे। क्योंकि कुछ भी करना हो सबसे पहले तो हमारा संकल्प ही चलता है उसके लिए। समझो, मुझे यहाँ पे कुछ बोलना भी है तो सबसे पहले क्या चलेगा, मेरा संकल्प। संकल्प के बाद में वाचा और फिर कर्मना। तो ये जो है, कुछ भी कार्य करना है तो हमें सबसे पहले ये तीनों की सेवा लेनी है साथ में ही। ठीक है, अच्छा। अब मेरी आप बीती। द लॉ ऑफ कर्मा। अच्छा, अभी लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से, हाँ जी देवांग भाई, आपकी आवाज कट रही थी, कुछ सुनाई नहीं दिया। लॉ ऑफ कर्मा लेंगे। नहीं सुनाई दिया। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। रमा बेन, आप स्टार्ट कर देना रिकॉर्डिंग का। तो मैंने लास्ट टाइम पे वहां पे स्टॉप किया था, जो मेरा अनुभव था मधुबन का 18 जनवरी का, है ना, वो सकाश की विधि का। क्योंकि ये भी सारे मैंने जो अनुभव सुना रही हूँ, ये किस तरीके का आगे बाबा मुझसे वो सेवा करा कर लेंगे, वो आने वाला है। इसके लिए ये एक एक अनुभव मैंने बताए भी हैं आप लोगों को। ठीक है, अच्छा। तो ये मेरा सिलसिला जो चला बाबा को प्रत्यक्ष सामने देखने से पहले का, ये था ऑलमोस्ट 1.5 साल तक का। और बाद में आफ्टर 1.5 साल, 1.5 या 2.5 साल ऐसा कुछ था, 2.5 साल तक बाबा की स्ट्रॉन्ग टचिंग से ही मेरा काम चला। और उसके बाद में बाबा प्रत्यक्ष मेरे सामने हाजिर हुए, या मैं बाबा के सामने हाजिर हुई। मुझे तो लगता है बाबा ही आए थे, है ना। मेरे को तो कहीं जाना ही नहीं पड़ा, ना सूक्ष्म वतन ना परम धाम, तो बाबा ही सामने आए थे ना। मगर वहां पे मैं सब चेक कर रही थी, वाकई में मैं अपना सपना तो नहीं देख रही हूँ, कि वाकई मैं देखना चाहती हूँ इसके लिए मेरे को दिखाई देने लग गया। ऐसे भी बहुत बार होता है लोगों के साथ में कि जो चीजों, हाँ, हेलुसिनेशन मतलब भ्रम बोलते हैं उसको। तो वो मैंने पहले ऐसी कुछ स्टोरी सुनी हुई थी, तो मैं अपनी स्थिति को भी हमेशा इस तरह से चेक करती थी, कहीं मैं भ्रम में तो नहीं हूँ, दवाइयों का तो असर नहीं हो रहा है मेरे पे। मगर इसके लिए फिर बाबा क्या करता था, कोई ना कोई मुझे उसके लिए विटनेस भेज देता था कि वाकई में ये तेरे साथ हुआ है ना। हर वक्त कुछ ना कुछ विटनेस रहता था। जैसे पहले ज्ञान सरोवर का जो बताया मैंने ऊपर, पूर्णिमा के टाइम पे मेरे को योग करने का, तो ब्लैंकेट था और ब्लैंकेट को देखने के लिए भी एक बहन थी, तो उसने देखा था। तो फिर तब मुझे महसूस हुआ कि मैं भ्रमित नहीं हूँ। दूसरा 18 जनवरी का भी मैं किसी से कुछ शेयर नहीं किया था, तो डाइनिंग हॉल में दुबई का एक भाई आके बता रहा था, उसने सेम वही सारा बताया जो मैंने आंखों देखा था ना। इस तरह की बाबा ने हमेशा मेरे को स्टैंप लगाया मेरे हर अनुभवों को, कि तू भ्रम में नहीं थी,
तूने वाकई में उसको अनुभव किया है ना। और यही वजह बन गया मेरे अंदर एक एक कॉन्फिडेंस जो होते हैं ना, अपने अंदर का आत्मविश्वास, वो बढ़ते गया और अपने ऊपर एक विश्वास होने लगा कि यस, मेरे साथ जो बात होती है, मेरे साथ जो भी कार्य हो रहा है, जो मेरे साथ खड़ा है वो सिर्फ शिव बाबा है और शिव बाबा के सिवाय और कोई नहीं। क्यों मेरे को ऐसे ये था, क्योंकि जो मैं करती थी, जो बाबा मुझे बोलता था करने के लिए और मैं करती थी, तो बाहर की दुनिया को देखने के लिए तो कुछ अलग ही था, है ना, जैसे मिरर इमेज हो। अब मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा लेफ्ट ये, राइट ये है, मैं सामने वाले इंसान के लिए क्या होगा, उनका जो राइट है मैं उनकी लेफ्ट में हूँ, है ना। तो उनका देखने का नजरिया दूसरा, मैं बाबा का कराने का नजरिया दूसरा। ऐसे अगर मैं बोलती थी कि नहीं बाबा ने मुझे बोला है, ये सेवा दी है बाबा ने मुझे, जैसे खाना बनाने की, तो सभी को लगता था कि बाबा इतना निर्दयी कैसे, तेरी हेल्थ इश्यूज है इतने, ये है, बाबा तो तुझे प्यार करेगा, आराम से बिठाएगा, ये वक्त तेरा आराम करने का है, खुद के हेल्थ का केयर करने का है, ऐसे इसमें बाबा तुझसे इतनी काम कराएगा। फिर वो लोग मुझे जगदीश भाई का एग्जाम्पल देते थे। आप लोगों को जगदीश भाई की स्टोरी पता है ना, वो भी बहुत अथक सेवादारी थे, मनसा वाचा कर्मना, एकदम बाबा की जिगरी, बोलते हैं ना दिल तक मशीन बच्चे, वैसे थे जगदीश भाई। मगर उन्होंने कभी भी अपने हेल्थ की परवाह नहीं की, बस सेवा सेवा सेवा। तो आखिरी में संदेशी जो, जब उन्होंने शरीर छोड़ा कैंसर की वजह से, तो आखिरी में जो संदेश लेकर आई, तो यही संदेश लेकर आई कि बाबा ने कहा है कि इस आत्मा ने अपने क्या बोलते, बीमारी के पास ध्यान नहीं दिया, अपने शरीर के पास ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनको शरीर छोड़ना पड़ा। तो मेरे लिए भी वो लोग सब यही बोलते थे कि तू अभी पहले तेरी हेल्थ रिकवर कर, तेरा ध्यान रख, बाद में तू सेवा करते रहे। मगर मेरा बाबा तो मुझे दूसरा ही बात बता रहा था, वो बोलता था कि नहीं सेवा करनी ही है इसके साथ साथ। इस तरीके का मेरा इधर भी एक खींचातानी, इधर भी एक खींचातानी ऐसे हो रही थी। मगर मैं अटल थी, किस बात पे, उस पे। ये मेरा निश्चय पूरा पक्का था कि मेरे बाबा के सिवाय मुझे और कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा है, और मेरे बाबा ने अगर मुझे बोला है तो मुझे करना ही है। फिर दुनिया सारी एक खिलाफ, एक तरफ और मैं एक तरफ, इस तरीके से हो रहे थे। और मुझे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी कोई भी सेवा करने के लिए, बहुत लोगों को मनाना पड़ता था, ये करना पड़ता था। मगर ये वो टेस्ट पेपर चल रहा था मेरा, है ना, यह वो टेस्ट पेपर चल रहा था जहाँ मेरे अंदर के सारे विकारी संस्कार, सारे जो विकारी ये थे विकार थे, वो सारे नष्ट करने थे। और यही वजह थे कि ये सारे मेरे टेस्ट पेपर के हिसाब से आ रहे थे। जैसे मुझे झुकना है, मुझे नम्रता लानी है, पोलाइटनेस, हम्बलनेस, है ना, ये सारी चीजें मुझे कैसे कन्विंस करना है लोगों को सेवा के लिए, उनको ये बताना है, उनको भी मोटिवेट करना है। हेल्थ इश्यूज हमारे कर्मों के हिसाब से तो आते ही रहेंगे, ये कभी भी स्टॉप नहीं हो सकते, है ना। उनको उसको अगर सुधारना है तो सेवा में हमको लग जाना है, उस हेल्थ इश्यूज को लेकर हमें अपने आप को सेवा में परिवर्तन करना है। तो इस तरीके की बाबा की पालना मुझे मिल रही थी, और मुझे सभी दिव्य परिवार को भी और लौकिक परिवार को भी, सभी को मेरे को हर बात पे समझाना पड़ता था, हर बात, छोटी से छोटी चीजें लेके। जैसे उस दिन भी सैटरडे को आपने देखा होगा, जिसने भी अटेंड किया, तो दुबई की एक बहन थी जिन्होंने मेरे बारे में बताया कि मैं कैसे दीवारों को पकड़ के चलती थी। मैं इतनी वीक हो गई थी वहां पे, दिखाई नहीं, अचानक से ये कम हो जाने की वजह से मेरे को आदत नहीं थी तो दीवारों को पकड़ कर चलना, कि फर्नीचर भी इधर की उधर अगर चेंज हो जाए मैं उनको ऊपर गिर पड़ती थी, क्योंकि दिखता नहीं था बराबर, यूज टू नहीं थी मैं उन सब चीजों को। तो ऐसी हालत में कोई भी अगर इंसान दूसरा इंसान देखे तो वो यही बोलेगा, ये उनकी शुभ भावनाएं थी कि आप पहले अपने हेल्थ के पास ध्यान दो, उसको सुधारो और फिर सेवा करो। उस वजह से हमारी ये एंजल भी थी रमाबेन, ये भी वहां पे उस वक्त उधर ही थी, 3-4 साल थे शायद वहां पे वो भी, है ना। तो उन्होंने भी मेरा ये हेल्थ इश्यूज के साथ साथ उन्होंने भी मेरा उतार चढ़ाव सारा देखा हुआ है।
और ये सारी लड़ाई मेरी चलती ही गई और इसी में बाबा मेरे को पालना भी देते जा रहे थे, शक्ति भी बन के खड़े थे और साथ साथ में ब्रह्मा बाबा मेरे को सपोर्ट भी कर रहे थे ना स्थूल चीजों में। अब देखो सूक्ष्म शरीर धारी जो है उनको और मैं एक अंधी, किस तरीके का हमारा काम चल रहा था। बहुत ही वो बोलते हैं ना एक अजीब था वो, मिराकल बोलो या कुछ भी बोलो। एक जन के पास शरीर ही नहीं है, एक जन के पास विजन ही नहीं है और वो दोनों मिलके काम कर रहे हैं। हाँ है ना वंडरफुल। और इसमें मुझे सिखाने वाले शिव बाबा हैं, जिनके पास तो बिल्कुल भी सूक्ष्म शरीर भी नहीं है और स्थूल शरीर भी नहीं है। तो हम तीनों इस तरीके के 3 आत्माएं थी जो सेवा में लगी हुई थी। कौन सी सेवा? स्व परिवर्तन की। मेरे परिवर्तन में वो दोनों भी मेरे साथ लगे हुए थे। हर छोटी छोटी बात को समझाना, मैं कुछ भी बोलूं उस हर चीज को मुझे एक्सप्लेन करना। जैसे इवन रोटी भी मुझे सेकनी थी तो मुझे समझ में नहीं आता था तवा रखा हुआ है उसमें और मेरे हाथ में कितना डिस्टेंस है या तवा गर्म हुआ कि नहीं। तो वो चेक करने के लिए मैं जब हाथ आगे करती थी तो डायरेक्टली तवे पे हाथ रख देती थी और मेरा ये जल जाता था। तो फिर बाबा ने धीरे बोला कि तेरी स्पीड कम करनी है, पता है तू बहुत स्पीड में काम करती है, मैं कहाँ स्पीड लेना है, कहाँ स्लो वर्क करना है, कहाँ स्पीड तेरे को लेना है। मतलब यहाँ से बाबा को मुझे सिखाना था, है ना। मेरी चलने की भी बहुत फास्ट आदत थी, मेरा अभी विजन कम हो जाने की वजह से वो आदत नहीं जा रही थी और इसी वजह से मैं बहुत बार गिर जाती थी। तो यहाँ पे भी बाबा मुझे सिखा रहा है, धीरे धीरे पकड़ के चल, संभल के चल, मूवमेंट्स को ध्यान दे। मतलब यहाँ पे जैसे चारों मेरे जो ऑर्गन्स थे उसको भी किस तरीके से काम में लेकर आना है, वो भी एक एक बात मेरे को बाबा सिखा रहा था। हाँ है ना, ये वंडरफुल एक्सपीरियंस मेरा। मतलब मैं बोलूं ना, ये 10 साल मतलब हर सेकंड मेरे साथ बाबा रहा है भी, अभी भी है। मगर वो 10 साल का जो अनुभव बाबा के साथ का, मुझे नहीं लगता कि किसी और को होगा। वो शायद सारे अभी सब लोग एनवी करते होंगे कि हमें भी ऐसा अनुभव चाहिए बाबा के साथ मगर वाकई में वो बहुत वंडरफुल है। और बाबा जिस तरीके से हमें सिखाता है एक एक चीज, दैट इज ऑल्सो वंडरफुल। मैं तो इतना एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती हूँ, इतना एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती हूँ जो अनुभव मुझे बाबा ने कराए हर वक्त पे। बाहर मौसम को भी समझना, हर चीज को समझना है। अभी बिना बहुत कम विजन की वजह से हर चीज को मेरे को समझना है, ये करना है। और इतना इंडिपेंडेंट बाबा ने मुझे कर दिया इन सब में। मगर ये तभी हो पाया जब मैं रेडी थी सबके लिए। हाँ, मेरे अंदर वो एक्सेप्टेंस पावर था। वो बोलते हैं ना, जब तक हम रिसीव नहीं करेंगे तब तक सामने वाला भी दे नहीं सकता। सामने वाला देने के लिए तैयार, मगर अगर हम ही नहीं रिसीव करें, हम ही अगर उसको पर्दे में रखे या बाउंड्री लाइन लगा के रखे, अपने आप को एक लिमिट में बांध के रखे, तो फिर बाबा भी हेल्प नहीं कर सकता, है ना। देने वाला और लेने वाला दोनों भी सही होने चाहिए, तभी वो कार्य संपूर्ण होता है। तो आप लोगों को भी क्या करना है, अपने आप को फ्री छोड़ना है, बेहद का करना है। हाँ, टोटली रिसीविंग मोड पे रखना है, तभी बाबा तुम्हें झोली भर भर कर दे सकता है। बाबा तो देने के लिए तैयार ही रहता है, मगर हमारा रिसीविंग मोड हमेशा लेने के लिए होना जरूरी है। ठीक है। अभी ये 2.5 साल के बाद में जब बाबा मुझे आमने सामने देखने लगे, उसके बाद में फरवरी का मंथ था, शायद ये 2013 का 2013 या 2014 का होगा, शायद फरवरी मंथ था। और अचानक से उधर कैसे दुबई में मौसम चेंज होता है तो बहुत जोर से बारिश होती है, और फिर वेदर चेंज होना शुरू होता है। तो ये फरवरी में जैसे ठंड खत्म होके गर्मी स्टार्ट होने वाली है, वो वाला मौसम। और अचानक से फुल मून ही था, उस वक्त भी पूर्णिमा थी उस दिन, एंड अचानक से बहुत जोर से बारिश हुई। रात का समय था,
मैं सवेरे उठी हुई थी और पता नहीं क्यों अचानक से मेरे को एकदम हार्ट में पेन हुआ और जैसे धक से लगा कि मैंने शरीर छोड़ दिया है। बैठे बैठे ही मैंने अपने आप को देखा ऐसे कि मैंने वहीं पे हूँ और मैं कहीं और दिख रही हूँ सामने। अचानक से मेरे को ऐसा महसूस हुआ और वो विदिन उस पीरियड में ही जैसे ना एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में बाबा ने जैसे मुझे मेरे पूर्व जन्म के बारे में बताया। जो बचपन से मैं कुछ विजन्स देखा करती थी, ऐसे विजन्स थे जैसे कि कोई एक लड़की ऐसे घिरी हुई है और पूरा ब्लड का पूल है, जैसे खून फैला हुआ है और वो उस खून में लथपथ नीचे गिरी हुई है। ये मेरे को बहुत बार विजन दिखता था। फिर एक था कि ऐसे कोई जलती हुई लकड़ी लेकर आ रहा है और किसी के पैर को यूं करके जला दिया, नीचे से ना काफ जो होता है ना अपने पैर का, एंकल के ऊपर और घुटने के नीचे उस जगह पे ऐसे किसी ने उसको जला दिया। या फिर ऐसे कि कोई ना ऐसे दूर जा रहा है और एक लड़की बहुत जोर जोर से पुकार रही है, इस तरीके का। तो ये ऐसे 2-3 विजन मेरे को बचपन से ही दिखाई दे रहे थे, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और मेरे में ये एक शक्ति थी कि बहुत बार ऐसा होता था कि मेरे अपनों के साथ में अगर कुछ होने वाला हो, अच्छा या बुरा, तो हर चीज नहीं, हर वक्त हर कोई बात नहीं, मगर सर्टेन चीजें मुझे समझ में आ जाती थी, पहले ही दिख जाती थी। ऐसे मूवी की तरह मुझे वो विजन सामने दिखाई देता था। ऐसे मैं अगर जैसे अभी आपसे बात कर रही हूँ और अचानक से वो मूवी की तरह मेरे सामने फटाक से आके चले जाएगा, मगर वो जब वापिस से होने वाला होता है वो इंसिडेंट, उस वक्त भी वो सेम वापिस से विजन दिखाई देगा और ये मुझे जैसे बताएगा कि देखो मैंने पहले ही तुम्हें इंटीमेशन दिया था। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे डैडी ने शरीर छोड़ा तो उस वक्त भी मुझे ये पहले दिखाई दिया था कि जैसे मेरा फेस नहीं दिखता है, जैसे कोई लेटा हुआ है जिसके ऊपर व्हाइट चादर है और आस पास में सब हम मेरे ही रिलेटिव्स वगैरह, मेरी मम्मी, हम सब रोते हुए बैठे हुए हैं, मगर कौन लेटा है ये फेस नहीं दिखता था। मगर जब वो इंसिडेंट होता है उस वक्त वो फेस के ऊपर से मास्क हट जाता था। उस वक्त समझ में आता था कि अच्छा ये तो मेरे डैडी का ही मैंने पहले देखा है। इस तरीके के मेरे को विजन दिखाई देते थे। तो ये फरवरी में मुझे ऐसा ही ये विजन जो मुझे दिखाई दे रहे थे बचपन में, इसको बाबा ने एक एक करके कनेक्ट कर दिया। वो किस तरीके से, पहले बताया मुझे इस जन्म से पहले जन्म की बात। हाँ, ये जन्म के पहले जन्म जो मेरा जन्म था उसके बारे में बताया। जैसे मैंने कहा कि खून में लथपथ एक लड़की गिरी हुई थी, तो वो मेरा ही स्वरूप था, मैं ही थी वहां पे गिरी हुई। दूसरा जलाने का, तो मेरी सास ने ही मेरा पैर जलाया था। तीसरा मैं वो देखती थी कि जैसे कोई ना गिरा हुआ है एंड पुकार रहा है और कोई जा रहा है, तो वो ऐसे था कि मेरा उस वक्त उस जन्म में जो मेरे पति थे वो छोड़ के गए हुए थे दूसरे देश में, और मैं सपने में उठ के चिल्ला के बोल रही थी आप मत जाओ मत जाओ, इस तरीके के। तो ये बाबा ने जब मुझे बताया वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मेरे को मेरे पूर्व जन्म के बारे में बताया। वो स्टोरी ऐसी थी कि मेरा लव मैरिज हुआ था, जो मेरे हस्बैंड थे वो और मैं, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। ये शायद 1960s की बात होगी क्योंकि उसके बाद में मेरा वापस से दोबारा जन्म हुआ है इसमें 1970 में, तो शायद ये उसके पहले की या उसके भी पहले की बात होगी, 1940s की भी बात हो सकती है। कितने समय पहले की है ये वक्त बाबा ने मुझे नहीं बताया। ठीक है, तो बाबा ने ये स्टोरी मुझे जरूर बताई कि हमारा लव मैरिज हुआ था, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे मगर अलग अलग कास्ट के थे। मैं प्योर वेजिटेरियन थी एंड मेरे जो हस्बैंड थे वो नॉन वेजिटेरियन थे। ठीक है, और हम लोगों ने मंदिर में जाके शादी की थी। मेरे भाई ने मुझे हेल्प किया था शादी के लिए और मेरे हस्बैंड को उसके दोस्त ने हेल्प किया था। हमने भाग के शादी की थी और फिर हम घर चले गए थे।
घर पे गए, मेरी सास को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था मेरा वहां पर एज ए बहू, उसने मुझे स्वीकार नहीं किया था। क्यों? क्योंकि वो दहेज की लालची थी। वो मुझे पहले पता नहीं था, तो वो क्या करती थी, उसने बहुत मुझे सताना शुरू किया था। मगर हमेशा टॉन्ट ये करती थी क्या कि उसने ऑलरेडी एक लड़की देख के रखी थी और उसको वही बहू बना के लेकर आना था। मगर मैं वहां आ गई थी, तो उसको उससे बहुत दहेज मिलने वाला था। मगर सिंस हम लोग का लव मैरिज हुआ है, भाग के शादी हुई, तो मैं तो कोई दहेज लाई नहीं थी, कुछ भी नहीं था, खाली हाथ गई थी। तो इसके लिए उसके सारे सपने टूट गए थे। और ये तो शायद उस वक्त दहेज का बहुत प्रथा थी उस वक्त में, दहेज लेने की और देने की। तो ये वजह था कि वो मेरे पे बहुत क्रोधित थी। तो मुझे हर मौका, एक मौका ऐसा नहीं छोड़ती थी कि वो मुझे सताएगी नहीं। वो मुझे खाने पीने से लेके सताती थी, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन थी, तो वो मुझे जबरदस्ती नॉन वेज ही खाने को बोलती थी। उनके घर में दोनों टाइम वेजिटेरियन खाना बनता था, तो मेरे हस्बैंड ने तो मेरे लिए वो भी वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो गए थे। तो ये वजह ज्यादा और उनको खल गई, क्योंकि मैंने उनके बेटे को वेजिटेरियन बना दिया था। तो उनकी माँ के हाथ का वो खाना नहीं खाते थे, क्योंकि वो नॉनवेज बनाती थी। और वो बोलते थे कि तुम वेजिटेरियन खाना बना, तुम्हें वो खाएगा। और ये नहीं बनाती थी, क्योंकि वो वेजिटेरियन बनाएगी तो मैं भी खाऊंगी, फिर वो भी खाएंगे, तो है ना, इसको वो नॉनवेज ही बनाती थी। और ऐसे ये वजह हो गया था उनके झगड़ों का भी और मनमुटाव का भी। मेरे हस्बैंड जो थे वो अपनी माँ को बहुत, मतलब बहुत ही प्यार करते थे, क्योंकि उन्होंने देखा था छोटे से बड़ा कितनी कठिनाइयों से उन्होंने उसको बड़ा किया था। तो वो एक रिस्पेक्ट, वो एक प्यार उनके मन में हमेशा ही अपनी माँ के लिए रहा। और यही वजह था कि मैं भी उतना ही प्यार, उतना ही रिस्पेक्ट उनके लिए रखती थी। उन्होंने कितना भी सताया, बट आया गया कर देती थी, मैं ध्यान नहीं देती थी उन बातों पे। मैं बस उनको फिर भी मैं उतना ही प्यार से और उतने ही रिस्पेक्ट से उनका ख्याल रखती थी। तो इस तरीके का हम लोग का ये टाइम था, और वो कोई ना कोई बहाना करके हम दोनों को अलग ही रखती थी, हमको साथ में रहने नहीं देती थी। मेरे जो हस्बैंड थे उनका बिजनेस शायद क्लियरली बाबा ने नहीं बताया, मगर शायद गाइड होते हैं ना, जो फॉरेनर्स, उस वक्त शायद फॉरेनर्स बहुत थे, फॉरेनर्स जो घूमने आते थे उनको ताजमहल बनाना, ये बनाना। तो मुझे ये भी पता नहीं कि हम कौन सी एरिया में थे, कौन सी स्टेट में थे, ये भी कुछ पता नहीं है, बट वो काम करते थे। उसके बाद में उन्होंने एक ट्रेडिंग का काम स्टार्ट किया था शादी के बाद में। ट्रेडिंग करते थे वो, यहाँ से माल उठा के वहां बेचना, इस तरीके का। तो वो वाला उनका बिजनेस था, तो इतना पैसा कमा नहीं पाते थे। तो इसके लिए मैंने भी ट्यूशन लेती थी। मैं जो बच्चे पढ़ना चाहते थे उनका मैं ट्यूशन लिया करती थी। तो इस तरीके का मेरा जीवन चल रहा था। खाने को नहीं मिल रहा था, तो मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड थे वो उसके घर से टेरेस जो ना एक दूसरे के जुड़े हुए रहते थे, तो वहां से मेरे लिए अपनी बहन के साथ में खाना भेजते थे और मैं ऊपर जाके खाना वो खाती थी। इस तरीके का मेरा गुजारा चल रहा था। कभी अगर मेरी सास कहीं और चली गई है या कुछ, तो मैं ही फटाफट किचन में बना लेती थी, क्योंकि मेरा भी बहुत मन करता था कि मेरे हस्बैंड को मैं अपने हाथ से कुछ बना के खिलाऊं। और मेरी सास जो थी मुझे कभी किचन में एंटर ही नहीं करने देती थी। तो जब मुझे ऐसे चांस मिल जाता तो मैं भी बना के उनके लिए टेरेस पे रखा करती थी। बस जैसे ही मेरी सास को ये पता चलता था, तो वो मेरे हस्बैंड को कभी ऊपर पहुंचने ही नहीं देती थी, वो नीचे ही बिठा के उस दिन उनके लिए खाना बना के उनको खिलाकर ही भेजती थी। तो मुझे ऐसा कभी चांस ही नहीं मिलता था शादी के बाद में कि मैं उनसे बैठ के बात करूं या कुछ ऐसे। ठीक है, तो मैंने, और मेरे साथ में जो जुल्म करती थी मेरी सास, ये बात मैंने कभी उनको बताई ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जितना अपनी माँ से प्यार करते थे, मैं नहीं चाहती थी कि उन दोनों माँ बेटों के बीच में कुछ भी ना मतभेद हो या कोई झगड़े हो मेरे को लेके या कुछ, और नफरत ज्यादा बढ़े। यही वजह था कि मैंने कभी उनको कुछ बताया ही नहीं। और एक दिन ऐसा चांस मिला था कि हम बाहर कहीं
घूमने जा सकते थे। तो मैंने बगैर बताए ही अपने सास को, हम लोग दोनों बाहर चले गए थे घूमने, और फिर नेक्स्ट डे ही